आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। हमारे पास भारतीय शेयर बाजार पर एक रिपोर्ट है। टाइटल है बाजार रिपोर्ट, जीएसटी रैली और वैश्विक स्थिरता। तो आज इसी रिपोर्ट पर हम बात करेंगे। रिपोर्ट एक दिलचस्प कहानी बताती है। जैसे जीएसटी सुधारों की बात आई तो बाजार एकदम से उछला, लेकिन दिन खत्म होते होते वो जोश ठंडा पड़ गया। बाजार लगभग सपाट ही बंद हुआ। तो हम देखेंगे कि भाई इंडेक्स ने कैसा किया, कौन से सेक्टर चले, कौन से नहीं, और कौन से शेयर खास तौर पे न्यूज में थे। हाँ, और ग्लोबल मार्केट्स और रुपए का क्या हाल रहा, उस पर भी एक नजर डालेंगे। मकसद यही है कि रिपोर्ट से समझें कि चल क्या रहा है बाजार में। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। ये रिपोर्ट असल में एक ऐसे दिन की तस्वीर दिखाती है जहां शुरुआत और अंत में काफी फर्क था। जीएसटी वाली खबर आई और बाजार में जैसे करंट सा दौड़ा। सेंसेक्स को देखिए, शुरू में 700 पॉइंट से ज्यादा ऊपर चला गया था, और निफ्टी भी वो 24,900 का एक अहम लेवल होता है ना, उसके बिल्कुल पास पहुंच गया था। तो रिएक्शन तो बहुत तेज था। हाँ, 700 पॉइंट तो बहुत होता है जी। लेकिन जो बात इसे और भी रोचक बनाती है वो है दिन का दूसरा भाग। वो शुरुआती तेजी टिक नहीं पाई और दिन खत्म होते होते तो लगभग सारी बढ़त चली गई। सेंसेक्स आखिर में सिर्फ 150 अंक यानी बस 0.19% ऊपर 80,718 पर बंद हुआ, और निफ्टी तो और भी कमजोर, सिर्फ 19 अंक यानी 0.08% बढ़कर 24,734 पर। तो यहाँ सोचने वाली बात यही है कि आखिर इतनी अच्छी शुरुआत के बाद ऐसा क्या हुआ? क्या सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग थी या कुछ और? और एक और चीज जो रिपोर्ट में है वो है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर। उनका प्रदर्शन कमजोर रहा। ये छोटे और मंझोले शेयर करीब 0.6% गिरे, जबकि मेन इंडेक्स हरे निशान में थे। ये चीज जिसे मार्केट ब्रेथ कहते हैं, मतलब बाजार की चौड़ाई, उस पर सवाल उठाती है। तो इन सब पे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उसी उछाल पे आते हैं। सेंसेक्स 700 पॉइंट उछला। जीएसटी कटौती या उसमें बदलाव की खबर, इसमें ऐसा क्या खास था कि मार्केट ने इतना शार्प रिएक्शन दिया? क्या उम्मीद से ज्यादा कुछ था? देखिए, जीएसटी जैसे बड़े टैक्स रिफॉर्म से जुड़ी कोई भी पॉजिटिव खबर वो मार्केट के लिए अच्छी मानी जाती है, खासकर उन सेक्टर्स के लिए जिन पर सीधा असर पड़ता है, जैसे ऑटोमोबाइल हो गया या एफएमसीजी, मतलब रोज के इस्तेमाल की चीजें बनाने वाली कंपनियां। ऐसी खबरों से उम्मीद बनती है कि या तो कंपनियों की लागत कम होगी या फिर दाम कम होने से डिमांड बढ़ेगी। दोनों ही हाल में प्रॉफिट बढ़ने के चांस होते हैं, तो निवेशक फिर इन शेयरों की तरफ भागते हैं। इसीलिए वो शुरुआती तेज उछाल देखा। वो एक तरह से उम्मीद पर खरीदारी थी, बाइंग ऑन एक्सपेक्टेशन जैसे कहते हैं। उम्मीद पर खरीदारी। लेकिन फिर ये उम्मीदें इतनी जल्दी हवा क्यों हो गई? 700 पॉइंट की बढ़त का सिर्फ 150 पर आ जाना, ये सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है या इसके पीछे कोई गहरी चिंता भी हो सकती है बाजार की? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ऊपर से देखने पर तो लगता है कि हाँ, प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी। जिन्होंने नीचे खरीदा था उन्होंने तेज लेके और अपना मुनाफा निकाल लिया। ये तो होता ही है बाजार में। हाँ, ये तो है। लेकिन इतनी बड़ी गिरावट को सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग से समझाना शायद पूरी कहानी ना हो। हो सकता है शुरुआती जोश के बाद इन्वेस्टर्स ने जरा ठंडे दिमाग से सोचा हो कि क्या जीएसटी कटौती वाकई उतनी होगी जितनी उम्मीद है? इसका असर कब दिखेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि ग्लोबल इकोनॉमी की चिंताएं या अपनी यहाँ महंगाई के आंकड़े इस पॉजिटिव खबर पे भारी पड़ रहे हैं? अच्छा, ये भी हो सकता है कि मार्केट इस तरह की घोषणाओं को लेकर अब थोड़ा ज्यादा सतर्क हो गया हो। हाँ। पहले भी देखा है हमने कि घोषणाओं पर रिएक्शन तेज आता है, पर जब तक उसका असर कंपनियों की कमाई में न दिखे वो तेजी टिकती नहीं है। तो हाँ, ये शायद प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ी सी शंका और बाकी मैक्रो चिंताओं का मिला जुला असर था। दिन का मामूली बढ़त पर बंद होना यही दिखाता है कि पॉजिटिविटी खत्म नहीं हुई, पर सावधानी हावी रही। ये दिलचस्प विश्लेषण है। मतलब बाजार खबर पर लपका जरूर, पर पूरी तरह पचा नहीं पाया शायद। अब सेक्टरवार देखते हैं, उससे शायद ये मिलीजुली कहानी और खुले। रिपोर्ट के आंकड़े देखें तो ऑटो सेक्टर 0.85% ऊपर था और एफएमसीजी भी करीब 0.25%, 0.24% बढ़ा। ये तो सीधा सीधा जीएसटी वाली बात से जुड़ता है ना? बिल्कुल सही। ऑटो और एफएमसीजी का चलना तो काफी हद तक उम्मीद के मुताबिक ही था, क्योंकि ये सेक्टर जीएसटी बदलावों से फायदा उठा सकते हैं ऐसा माना जाता है। निवेशकों ने शायद इन्हीं पे फोकस किया होगा। लेकिन फिर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। पीएसयू बैंक, मतलब सरकारी बैंक, और आईटी सेक्टर दोनों 1% से ज्यादा गिरे,
करीब 1.11%। आईटी का गिरना थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि रुपया भी तो थोड़ा कमजोर हुआ था। वो तो आईटी के लिए अच्छा होता है आमतौर पर। हाँ बिल्कुल। आईटी और पीएसयू बैंकों का गिरना दूसरी तरफ इशारा करता है। आईटी सेक्टर की कमजोरी ज्यादातर ग्लोबल संकेतों से जुड़ी होती है, जैसे अमेरिका और यूरोप में मंदी का डर, या कंपनियां अपना आईटी खर्चा कम कर रही हैं। ये सारी बातें भारतीय आईटी कंपनियों के लिए चिंता बढ़ाती हैं। तो रुपए की मामूली कमजोरी शायद इन बड़ी चिंताओं को दबाने के लिए काफी नहीं थी। और पीएसयू बैंकों का गिरना वो उनकी अपनी चुनौतियों की तरफ इशारा हो सकता है एसेट क्वालिटी को लेकर कोई चिंता हो, या लोन ग्रोथ धीमी होने का डर हो, या फिर सरकार की तरफ से कोई पॉलिसी चेंज की बात हो। तो ये साफ है कि मार्केट कोई एक धुन पर नहीं चल रहा था। हर सेक्टर की अपनी कहानी चल रही थी। एक तरफ घरेलू सुधारों की उम्मीद, दूसरी तरफ ग्लोबल और सेक्टर की अपनी चिंताएं। ये मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटी दिखाता है। और इसी कॉम्प्लेक्सिटी में एक और परत जुड़ती है जब हम स्टॉक्स पर आते हैं। जैसा आपने पहले कहा था, निफ्टी ऑटो इंडेक्स तो ऊपर था, लेकिन इसी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी, उसका शेयर करीब 1.78% गिर गया। ये कैसे? हाँ, ये विरोधाभास ध्यान देने लायक है। इससे सेक्टर एनालिसिस और गहरा हो जाता है। देखिए, जब किसी सेक्टर का इंडेक्स ऊपर हो पर उसका लीडर स्टॉक नीचे जा रहा हो, तो इसके कई मतलब हो सकते हैं। पहला हो सकता है उस दिन सेक्टर की दूसरी कंपनियों में ज्यादा तेजी हो, जैसे M&M, वो तो टॉप गेनर में भी था, तो उसने इंडेक्स को खींच लिया। अच्छा, M&M ने खींचा। हाँ। दूसरा ये भी हो सकता है कि मारुति सुजुकी को लेकर कोई कंपनी स्पेसिफिक नेगेटिव खबर या चिंता हो, जो शायद इस छोटी सी रिपोर्ट में ना हो, जैसे किसी मॉडल की बिक्री कम होना, कंपटीशन बढ़ना या मार्जिन पर दबाव। और तीसरा, कभी कभी निवेशक एक ही सेक्टर में एक शेयर बेचकर दूसरा खरीदते हैं, मतलब स्टॉक रोटेशन विद इन सेक्टर। उसे भी ऐसा पैटर्न बन सकता है। समझ गया। तो मतलब सेक्टर की चाल देखकर हमेशा स्टॉक का अंदाजा लगाना सही नहीं है। अच्छा, अब जरा दूसरे हीरो और विलन पर भी नजर डालते हैं रिपोर्ट के हिसाब से। बढ़ने वालों में M&M तो था ही, उसके अलावा बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, अपोलो हॉस्पिटल्स और नेस्ले इंडिया। तो इसमें फाइनेंस, ऑटो, हेल्थ केयर, FMCG सब दिख रहे हैं। जी बिल्कुल। M&M और बजाज ट्विन्स यानी बजाज फाइनेंस और फिनसर्व का अच्छा चलना उनकी अपनी ताकत दिखाता है। M&M को ऑटो की पॉजिटिविटी मिली और बजाज फाइनेंस फिनसर्व शायद अपनी लोन ग्रोथ या मैनेजमेंट कमेंट्री के कारण अच्छा कर रहे होंगे। नेस्ले का बढ़ना FMCG की मजबूती दिखाता है और अपोलो हॉस्पिटल्स का मतलब हेल्थ केयर में इंटरेस्ट। और गिरने वालों में मारुति के अलावा BL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और HCL टेक्नोलॉजीज के नाम हैं। HCL टेक का गिरना तो आईटी सेक्टर की कमजोरी ही है, जैसा हमने बात की। BL डिफेंस से है, वहां क्या हुआ होगा? हाँ, मारुति की बात तो हो गई। HCL टेक्नोलॉजीज -1.57% का गिरना वो आईटी सेक्टर की चिंता का ही हिस्सा है। यहाँ एक और बात रिपोर्ट में है, HCL टेक में गिरावट के दिन वॉल्यूम बहुत कम था, एवरेज से कम। कम वॉल्यूम के साथ गिरने का मतलब होता है कि शायद बहुत ज्यादा लोग बेच नहीं रहे थे, बल्कि खरीदने वाले पीछे हट गए थे, एक तरह की सुस्ती। अच्छा, खरीदार कम थे। जी। और BEL का गिरना वो डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हो सकता है। वहां ऑर्डर फ्लो या सरकारी नीतियों पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। हो सकता है कोई खास खबर न हो, बस पिछले कुछ समय की तेजी के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ गई हो। इसी लिस्ट में एक और बड़ा नाम रिपोर्ट में है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। वो करीब 0.90% गिरा। रिलायंस का गिरना अक्सर पूरे मार्केट के सेंटिमेंट पर असर डालता है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि रिलायंस का शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई से करीब 12% नीचे है। ये दिखाता है कि कुछ बड़े शेयरों पर पिछले कुछ समय से दबाव है, जो शायद मार्केट की ओवरऑल तेजी को भी रोक रहा है। बिल्कुल, बड़े नामों पर दबाव दिख रहा है। अब उस पॉइंट पर आते हैं जिसका आपने शुरू में जिक्र किया था, मिड कैप और स्मॉल कैप का कमजोर प्रदर्शन। सेंसेक्स निफ्टी तो चलो मामूली बढ़त पर बंद हुए, लेकिन छोटे और मझोले शेयर 0.6% गिर गए। आपने इसे कमजोर बाजार चौड़ाई कहा था, इसे थोड़ा और समझाएंगी? आम निवेशक के लिए इसका क्या मतलब है? हाँ, कमजोर बाजार चौड़ाई या वीक मार्केट ब्रेथ, ये एक बहुत ज़रूरी इंडिकेटर है। इसका सीधा मतलब ये है कि बाजार की जो तेज़ी या बढ़त है वो बहुत थोड़े से शेयरों तक ही सीमित है। मतलब कुछ गिने चुने बड़े शेयर जो इंडेक्स में ज़्यादा वजन रखते हैं, उन्हीं के दम पर इंडेक्स हरा दिख रहा है, जबकि ज़्यादातर शेयर या तो गिर रहे हैं या सपाट हैं।
अच्छा। आम निवेशक के लिए इसके कई मतलब हैं। पहला, ये दिखाता है कि बाजार में रिस्क लेने की इच्छा कम हो रही है। निवेशक सेफ समझे जाने वाले बड़े शेयरों में जा रहे हैं और छोटे, ज्यादा रिस्की शेयरों से पैसा निकाल रहे हैं। दूसरा, इसे अक्सर बाजार में आने वाली मंदी या गिरावट का एक अर्ली सिग्नल भी माना जाता है। अगर रैली में ज्यादातर शेयर भाग नहीं ले रहे, तो वो रैली टिकाऊ नहीं मानी जाती। और तीसरा, ये बताता है कि डाइवर्सिफिकेशन कितना जरूरी है। सिर्फ इंडेक्स देखकर पैसा लगाना धोखा दे सकता है। हो सकता है आपका मिड कैप या स्मॉल कैप पोर्टफोलियो गिर रहा हो, जबकि इंडेक्स ऊपर दिख रहा है। समझ गया। तो ये एक तरह की चेतावनी है कि ऊपर की चमक के नीचे शायद सब ठीक नहीं है। चलिए अब करेंसी मार्केट की तरफ चलते हैं। रिपोर्ट कहती है कि भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले थोड़ा और कमजोर हुआ। पिछले दिन 88.07 था, अब 88.1540 पर बंद हुआ। गिरावट बहुत ज्यादा तो नहीं है, पर कारण क्या बताए गए हैं? रिपोर्ट के हिसाब से इस मामूली गिरावट का कारण था आयातकों मतलब इम्पोर्टर्स की तरफ से डॉलर की बढ़ी हुई मांग। जब कंपनियां बाहर से सामान मंगाती हैं तो पेमेंट डॉलर में करनी होती है। इससे डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया दबाव में आ जाता है। इसके अलावा जिन कंपनियों ने विदेश से लोन लिया है, उन्हें भी किश्तें चुकाने के लिए डॉलर खरीदने पड़ते हैं। हाँ, लोन पेमेंट। जी, उससे भी मांग बढ़ती है। हालांकि ये गिरावट मामूली है, लेकिन रुपये की चाल पर नजर रखना हमेशा जरूरी है। अगर रुपया लगातार कमजोर होता है तो इंपोर्टेड चीजें जैसे कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब महंगी हो जाती हैं। इससे महंगाई बढ़ सकती है। ये विदेश में पढ़ाई और घूमना भी महंगा कर देता है। हाँ, वो तो है। दूसरी तरफ कमजोर रुपया एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छा होता है, जैसे आईटी और फार्मा कंपनियां, क्योंकि उन्हें अपनी फॉरेन कमाई के बदले ज्यादा रुपये मिलते हैं। लेकिन आज आईटी गिरा, जो फिर वही बात दिखाता है कि सिर्फ रुपए की चाल सब कुछ तय नहीं करती। बिल्कुल। अब आखिरी हिस्सा देखते हैं, ग्लोबल मार्केट। रिपोर्ट कहती है कि यूरोप और एशिया के दूसरे बाजारों में कुछ स्थिरता थी। सरकारी बॉन्ड यील्ड की चिंताएं थोड़ी कम होने से वहां के बाजारों को सपोर्ट मिला। लंदन का एफटीएसई करीब 0.3% ऊपर था। अमेरिकी बाजारों के फ्यूचर्स भी हल्की बढ़त दिखा रहे थे और एमएससीआई एशिया पैसिफिक इंडेक्स भी 0.2% चढ़ा। तो मतलब बाहर का माहौल थोड़ा शांत था। हाँ, ऐसा लगता तो है कि ग्लोबल लेवल पर थोड़ी शांति थी। जब डेवलप्ड मार्केट्स में, खासकर बॉन्ड मार्केट में स्टेबिलिटी आती है, तो उसका पॉजिटिव असर इमर्जिंग मार्केट जैसे भारत पर भी पड़ता है। इससे एफआईआईज का भरोसा थोड़ा लौटता है, वो रिस्क लेने से कम हिचकते हैं। इस स्थिरता ने शायद भारतीय बाजार को और ज्यादा गिरने से बचाने में भी मदद की होगी, खासकर जब शुरुआती बढ़त खत्म हो गई थी। अच्छा। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि आज के बाजार की कहानी में ना घरेलू फैक्टर्स का वजन ज्यादा था। जीएसटी खबर पर रिएक्शन पूरी तरह से डोमेस्टिक था। मिड और स्मॉल कैप की गिरावट भी घरेलू इन्वेस्टर्स के मूड को ज्यादा दिखाती है। तो ग्लोबल स्टेबिलिटी एक सपोर्टिंग फैक्टर जरूर थी, पर ड्राइविंग सीट पर तो घरेलू मुद्दे ही थे। भारतीय बाजार अब ग्लोबल संकेतों के साथ साथ अपने घरेलू डायनामिक्स पर भी काफी चलता है। बहुत अच्छे से आपने सारे पॉइंट्स को जोड़ा। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो मेन टेकअवे क्या है? हमने देखा कि जीएसटी सुधारों की खबर ने मार्केट को एक शुरुआती बूस्ट दिया, पर वो टिका नहीं। दिन का अंत मेन इंडेक्स के लिए सपाट या मामूली बढ़त वाला रहा, लेकिन असली कहानी छुपी थी मिड कैप और स्मॉल कैप की गिरावट में, जो बाजार की अंदरूनी कमजोरी या वीक ब्रेथ जिसे कहते हैं, उसकी तरफ इशारा करती है। बिल्कुल। सेक्टर लेवल पर तस्वीर बटी हुई थी। ऑटो, एफएमसीजी में कुछ चमक थी, पर आईटी, पीएसयू बैंक्स फीके रहे। कुछ बड़े शेयर्स जैसे मारुति, एचसीएल टेक, रिलायंस, इन्होंने भी निराश किया। उधर रुपया थोड़ा और कमजोर हुआ, जबकि ग्लोबल मार्केट ठीक-ठाक ही थे। बिल्कुल सही सारांश है। ये रिपोर्ट और आज का बाजार हमें कुछ अहम बातें सिखाता है। पहला, कि बाजार पॉजिटिव घोषणाओं पर तुरंत रिएक्ट तो करता है, लेकिन उसे टिकाऊ बनाने के लिए जमीन पर ठोस नतीजे देखना चाहता है। सिर्फ घोषणाएं शायद काफी नहीं है। दूसरा, हेडलाइन इंडेक्स यानी सेंसेक्स और निफ्टी कई बार पूरी कहानी नहीं बताते हैं। बाजार की गहराई मतलब मिड स्मॉल कैप का हाल और सेक्टर का प्रदर्शन देखना भी उतना ही जरूरी है। हाँ, ये बात सही है। तीसरा, बाजार एक साथ कई चीजों को तौलता है। घरेलू सुधार, कंपनी की खबरें, ग्लोबल ट्रेंड्स, रुपए की चाल, निवेशकों का मूड। आज हमने देखा कि कैसे एक बड़ी पॉजिटिव घरेलू खबर के बावजूद प्रॉफिट बुकिंग, सेक्टर की चिंताएं और शायद बाजार की अंदरूनी कमजोरी ने बढ़त को रोक दिया।
ये दिखाता है कि बाजार का सेंटिमेंट फिलहाल बहुत मजबूत नहीं है और निवेशक सावधानी बरत रहे हैं। तो इस पूरी तस्वीर को देखते हुए एक सवाल या विचार मन में आता है, क्या हम एक ऐसे फेज में हैं जहां अच्छी घरेलू खबरें भी मार्केट को परमानेंटली ऊपर ले जाने में कामयाब नहीं हो पा रही, क्योंकि शायद ग्लोबल अनिश्चितता या प्रॉफिट बुकिंग का दबाव ज्यादा है, या फिर ये सिर्फ एक दिन की बात थी और अगली किसी बड़ी पॉजिटिव खबर पर मार्केट फिर से दौड़ेगा? सोचने वाली बात यह है कि आगे चलकर बाजार की दिशा तय करने में कौन सा फैक्टर ज्यादा भारी पड़ेगा, हमारी अपनी अर्थव्यवस्था का दम या फिर बाहर की हवाओं का रुख? ये देखना दिलचस्प हो।